हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को करवाऊंगा यूनिट नंबर 4 इन्फ्लेशन। और आज का हमारा टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन होता कैसे कैसे है। देखो, सबसे पहले कुछ लोगों को पता नहीं है इन्फ्लेशन क्या है, तो उनको मैं बता दूं कि बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है। जैसे मान लो आप 2000 में रहते हो, मतलब कि 2000 जब ईयर था, तब अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप एक ट्रॉली भर के सामान खरीद सकते थे। बट 2010 में वो सामान और कम हो गया और 2018 में और कम हो गया, और आज की डेट में अगर आप लेने जाओगे तो शायद एक चॉकलेट ही आएगी। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो कि परचेजिंग पावर लोगों की कम होती जा रही है। यानी कि हमको अब पहले क्या था, थोड़े पैसों में ज्यादा गुड्स आते थे, बट अब क्या हो गया है कि बहुत सारे पैसों में कुछ गुड्स आते हैं। तो कहने का मतलब उसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि प्राइस राइज होना, चीजें महंगी होना, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम आपको करवाएंगे 6 सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, 2399 में आपको 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और 2 और सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक्स और आईएफएस। तो इसी बैच में ज्वाइन होने के लिए सिर्फ आपको पे करने होंगे 2399। और आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लेटेस्ट टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप पे से। तो मिलते हैं हम लोग हमारे ऐप पे, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप जो है वो यूजीटी के नाम से है, और एप्पल स्टोर पे यानी कि ऐप स्टोर पे वो जो है वो माई इंस्टीट्यूट के नाम से है। तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ORG कोड डालना होगा VUGKX करके। तो हमारी ऐप तुरंत आपके अंदर ओपन हो जाएगी। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर लो और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो यहां पे देखे रखा है सबसे पहला पॉइंट कि आपको पता है जो इकोनॉमिस्ट है उन लोग के अलग अलग ओपिनियंस है इन्फ्लेशन को लेकर के। यानी कि सारे इकोनॉमिस्ट एक ही चीज नहीं बोलते, हर एक इकोनॉमिस्ट अलग अलग चीज बोलते हैं इन्फ्लेशन को लेकर के। जैसे बताए तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो ऐसा कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीजन जो है वो है मनी। प्राइस राइज के पीछे का रीजन क्या है? मनी। वो कैसे है वो मैं अभी आगे बताता हूं आपको। फिर जबकि केन्स इकोनॉमिस्ट है वो लोग बताते हैं कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है वो इनकम एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ रहा है। अब इनकम एक्सपेंडिचर क्या है वो भी अभी आगे देके रखा है। और चौथा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने, कि स्ट्रक्चरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या होता है वो भी हम पूरे वीडियो में देखेंगे। तो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो पूरा आप लोग आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या है? तो यहां पे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है कौन कौन थे? तो भाई फिशर है, रिकार्डो है, मार्शल है, ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने पता है क्या कहा था कि जो मनी है, पैसा है, वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी कंट्री में जो प्राइस राइज होती है ना उसके लिए। अब पैसे की वजह से कैसे प्राइस राइज हो सकती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूं। इस थियरी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है मार्केट में जो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है उसकी वजह से। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है, यानी कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो पता है उस टाइम पे क्या होगा? लोग ना पैसा ज्यादा खर्च करेंगे। अब जैसे मान लो कि अपने अहमदाबाद में लोग रहते हैं, सबके पास पैसा आ गया अहमदाबाद के अंदर, और अहमदाबाद में सबके पास पैसा आ गया और मैं दुकानदार हूं, मेरे को पता है कि सबके पास पैसा है और सब लोग उस पैसे को खर्च करने ही वाले हैं। मेरे को पता है मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया है और लोग पैसा खर्च करने ही वाले हैं क्योंकि सबके पास बहुत पैसा है। अब मेरे को पता चला, मैं दुकानदार हूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्रोडक्ट की भाव बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं हर चीजों की भाव बढ़ा दूंगा। अगर मान लो अहमदाबाद में जितने भी दुकानदार है सभी लोग अपना भाव बढ़ा दे तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। तो जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है उस टाइम पे लोग क्या करते हैं? अपनी डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं। अब सीधी सी बात है, जब डिमांड बढ़ाएंगे और सामने जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब कि उसका सप्लाई वो कम होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? सीधी सी बात है, प्राइस राइज होगा। और ये जो प्राइस राइज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब अल्टीमेटली इसका कॉज क्या है? कॉज इसका है सप्लाई ऑफ मनी बढ़ना। कि मार्केट में जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, तब जाके क्या होता है? इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो लोग ये बोलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? सप्लाई ऑफ मनी। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है तभी इन्फ्लेशन हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये इकोनॉमिस्ट ऐसा बताते हैं, सजेस्ट किया कि अगर गवर्नमेंट है वो अगर कंट्रोल कर लेती है सप्लाई ऑफ मनी पे तो इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। यानी कि जो मार्केट में बहुत पैसा आ जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है पैसा, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन को क्या हो सकता है? कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोलो क्लियर हो गया? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का फोकस किसके पीछे था? सप्लाई ऑफ मनी के पीछे, कि सप्लाई ऑफ मनी की वजह से क्या हो रहा है?
इन्फ्लेशन हो रहा है। आगे बात करें नेक्स्ट नंबर 2, केन्स थियरी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। देखो इसमें क्या दिया है, जो केन्स और केन्सियन इकोनॉमिस्ट थे वो ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि इन्फ्लेशन होता है किसकी वजह से, तो वो एक रियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, यानी केन्स और उनके इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इन्फ्लेशन के पीछे की मेन वजह क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब जो इसके पहले हमने पढ़ा था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो लोग क्या कहते थे, मेन रीजन क्या था इन्फ्लेशन का, पैसों के सप्लाई बढ़ने से। ये लोग उससे अपोज ही है, वो बोलते हैं नहीं, मेन रीजन है इनकम और एक्सपेंडिचर। ये लोग के हिसाब से ऐसा है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है टोटल इनकम से तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, यानी कि जब लोगों के खर्चे, जब लोग पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, सीधी सी बात है, जब पैसा ज्यादा खर्च किया जाएगा तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। उनकी इनकम से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, तो उस टाइम पे क्या क्रिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। मतलब ये लोग अपोज थे कि भाई मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन होने की मेन वजह क्या है, मेन वजह है खर्चे। अगर लोग मार्केट में ज्यादा खर्चे करेंगे ना तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। आपको ना और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको समझाने के लिए। अगर मान लो जो मनी सप्लाई है वो बढ़ रहा है, मतलब पहले वाला ही आ गया, यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था, मनी का सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि अगर मान लो पैसों का सप्लाई मार्केट में बढ़ा बट अगर लोगों ने खर्चा नहीं किया ना वो पैसों का, तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगा अगर जब तक लोग पैसे को खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि देखो जब तक पैसा खर्च नहीं होगा तब तक मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि मनी सप्लाई बढ़ने से मार्केट में पैसा बहुत आ गया लोगों के पास बट लोग खर्च ही नहीं कर रहे, लोग बचा रहे, पैसा खर्च ही नहीं कर रहे, तो मार्केट में क्या डिमांड बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, तो उन्होंने मेन फोकस किस पे किया कि भाई लोगों का खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके हिसाब से कि लोगों का अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एक्सपेंडिचर यानी लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, अचानक राइज होगा डिमांड का। अब सीधी सी बात है, अगर लोग अपना एक्सपेंडिचर यानी कि अपना जो खर्चा है वो बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अचानक मान लो लोगों ने खर्चा बढ़ा दिया तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब जरूरी नहीं है खर्चा बढ़ाने के लिए सब लोग के पास पैसा हो, मार्केट से वो लोग लोन लेके भी खर्चा कर सकते हैं, तो लोग खर्चा कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनका फोकस था कि एक्सपेंडिचर होना चाहिए, चाहे उनकी इनकम हो या ना हो। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा और मार्केट में गुड्स का सप्लाई सीधी सी बात है कम होता है। मतलब मान लो कि मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन खरीदने वाले, मेरे पास एक पेन है, खरीदने वाले 10 लोग बैठे, तो इस पेन की डिमांड ज्यादा है जबकि सप्लाई तो एक ही है। तो उस टाइम पे क्या करूंगा, मैं महंगाई बढ़ा दूंगा, यानी कि क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। मैं प्राइस इसकी बढ़ा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने यही चीज को सजेस्ट किया है, केन्स और केन्सियंस ने, कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसके पीछे का जो मेन रीजन है ना वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। और आपको मैं बता दूं कि अगर एक्सपेंडिचर की वजह से इन्फ्लेशन होता है तो उसी इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप सबको? उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट में भी मेरे को पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद नियो मॉनेटरिस्ट अप्रोच। ये भी देखो बहुत बढ़िया अप्रोच है। अच्छा, अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, एक हमने पढ़ा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिसको कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन नाम दिया था, उनका फोकस किस पे था, सप्लाई ऑफ मनी पे। दूसरा हमने क्या पढ़ा, केन्स और केन्सियन इकोनॉमिस्ट का मेन फोकस किस पे था, उनका फोकस था इनकम एक्सपेंडिचर पे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नियो मॉनेटरिस्ट अप्रोच को अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रेडमैन। फ्रेडमैन करके एक इकोनॉमिस्ट था, उसके लीडरशिप के अंडर ये जो नियो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन की मेन वजह जो पैसों का प्रपोर्शन है ना वो बढ़ जाए। अगर मार्केट के अंदर पैसों का प्रपोर्शन बढ़ जाए, यानी कि अल्टीमेटली वही है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है बट ये पैसा अलग तरीके से आ रहा है, वो मैं अभी समझाता हूं। और इस कंसेप्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है न्यू मॉनेटरी थियरी को। मतलब यहां पे बात तो की गई है पैसों की, मनी सप्लाई बढ़ रहा है बट वो पैसा आ कैसे रहा है उसके बारे में मैं समझाता हूं। इन लोगों के हिसाब से, नियो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है पता है, जो डिमांड होता है मनी का वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड में पैसे का सप्लाई ना कांस्टेंट होता है, ना ज्यादा ना कम। मार्केट में पैसा परफेक्ट होता है जितना होना चाहिए। अब मान लो कि गवर्नमेंट या तो फिर सेंट्रल बैंक, ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक अगर
पैसों का सप्लाई बढ़ा देते हैं जानबूझ के, हैफेजर्डली यानी कि जानबूझ के, अगर वो लोग जानबूझ के पैसा बहुत ज्यादा इनफ्लो करते हैं, मार्केट में पैसा छापना शुरू कर देते हैं, मतलब कि सीधी सी बात है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, अगर आरबीआई मार्केट में पैसा छापना ज्यादा कर देती है, मार्केट में जानबूझ के बहुत ज्यादा इनफ्लो कर रही है पैसों को, अब ये इनफ्लो ऐसे ही नहीं किया जाता, लोगों को फ्री में नहीं बांटा जाता, उसके लिए क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन प्रोसेस होती है। ट्रांसमिशन प्रोसेस यानी कि अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है और उस एक्टिविटीज के थ्रू मार्केट में पैसा क्या किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, मार्केट में वो पैसा डाला जा रहा है ज्यादा पैसा छाप करके। तो उस टाइम पे क्या होता है पता है, इट क्रिएट्स राइज इन द प्राइस लेवल, राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल, मतलब कि लोगों के पास पैसा आएगा। देखो गवर्नमेंट पैसा ज्यादा छापेगी तो क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी के अंदर वो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा। अब सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा आया तो लोग खर्चेंगे, सामने सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो एक सीधा सा रिलेशन है, यहां पे लोगों के पास पैसा आ कहां से रहा है, यहां पे लोगों के पास आ रहा है गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक के थ्रू पैसा आ रहा है। इस वजह से ये मॉनेटरिस्ट ने कहा है कि इन्फ्लेशन ना एक प्योर मॉनेटरी फिनोमिना है, यानी कि एक प्योर मॉनेटरी कंसेप्ट है इन्फ्लेशन, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिल करके पैसा इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में और उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो देखो बहुत ही क्लियर है, हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले मैं पढ़ा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो क्या कहते थे कि पैसे इन्फ्लेशन हो रहा है किसकी वजह से, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की वजह से। हमने दूसरा क्या पढ़ा, केन्स और केन्स के इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर की वजह से। और तीसरा क्या पढ़ा, तो नियो मॉनेटरिस्ट अप्रोच, फ्रेडमैन के हिसाब से मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की वजह से, वो लोग मार्केट में पैसे को इंजेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा डाल रहे हैं जानबूझ करके, दैट्स व्हाई मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने तीन कंसेप्ट पढ़े। अब फोर्थ पे आते हैं स्ट्रक्चरल थियरी। देखो ये तो ना बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने इन्फ्लेशन एक्सप्लेन किया है, किसने एक्सप्लेन किया है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट चार्ल्स पूल्स, उन्होंने ये चीज प्रेजेंट की है स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल के बेसिस पे, यानी कि इन्फ्लेशन एक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल के बेसिस पे फॉलो होता है। इस कंसेप्ट को ना मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, ध्यान देना। देखो जो इकोनॉमी डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब कि जो इकोनॉमी बदलती रहती है, जो मैंने यहां पे दिया है, उस इकोनॉमी में क्या होता है पता है, जो लोगों के प्रेफरेंसेस है ना वो बदलते रहते हैं। तो जब लोगों के प्रेफरेंस बदल रहे हैं तो दो चीजें होती है, एक कि लोग कुछ कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देते हैं, क्या कहा, कुछ कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है मार्केट में, और कुछ कमोडिटीज की डिमांड क्या होती है, कम होती है। सीधी सी बात है, मार्केट में सारी चीजों की डिमांड नहीं होती, कुछ इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है और कुछ कमोडिटीज की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, और यहां पे देखे रखा है, लोगों के प्रेफरेंस बदल रहे हैं, प्रेफरेंस बदलने की वजह से उनकी डिमांड बदल रही है, कुछ कमोडिटीज की डिमांड बढ़ रही है तो कुछ कमोडिटीज की डिमांड कम हो रही है। अब क्या होगा कि जो कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है, यानी कि जिस गुड्स की डिमांड ज्यादा है, जिस इंडस्ट्रीज की डिमांड ज्यादा है, वो लोग क्या करेंगे पता है, वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उनको सीधी सी बात है, उनको अपने वहां पे जो लेबर काम कर रहे हैं उनके वेजेस क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। यस एग्जैक्टली, उनको अपने लेबर्स के वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब सीधी सी बात है, लेबर्स के जब वो लोग वेज बढ़ा रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा, उनकी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलो यहां पे हो गया इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ गई, बट यहां पे कौन सी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है, जिसकी डिमांड ज्यादा थी उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ी है, ये ध्यान से रखना। दैट्स व्हाई इसकी प्राइस बढ़ गई, किसकी, जिसकी डिमांड ज्यादा थी उसकी प्राइस बढ़ गई। चलो अब बात करते हैं उस कमोडिटी की जिसकी डिमांड कम थी। अब यहां पे ना डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, इन शॉर्ट बोलूं देखा देखी वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है। क्यों, अब देखो ये यहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको इन्होंने वेजेस ज्यादा दिए, तो जिस इंडस्ट्री में डिमांड कम है, जिस कमोडिटीज की डिमांड कम है, उसमें भी तो वर्कर होंगे, वो लोग भी देखा देखी करेंगे, बोले कि देखो उस इंडस्ट्री में डिमांड ज्यादा है, हमारे यहाँ पे मतलब वेजेस नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे वेजेस ज्यादा दिए जा रहे, तो सीधी सी बात है, जिन कमोडिटीज की डिमांड कम है ना उनको भी अपने वर्कर्स को वेजेस क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये लोग अपने वर्कर्स के वेजेस बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है उस प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ेगी। कौन सी प्रोडक्ट, जिसकी डिमांड नहीं है उसकी भी प्राइस बढ़ी, उन प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ी जिनकी डिमांड ज्यादा है। तो अल्टीमेटली यहां पे दोनों तरह की प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ रही है। तो जब
पूरी कंट्री में ऐसा इन्फ्लेशन होता है तो उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, जहां पे जितनी भी तरह की कॉमोडिटी है, चाहे उसकी डिमांड है या उसकी डिमांड नहीं है, सभी चीजों की प्राइस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वेजेस बढ़ रहे हैं। ये तो एक एग्जांपल दिया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का कि भाई एक इंडस्ट्री वेजेस बढ़ा रही है तो दूसरी इंडस्ट्री को भी अपने वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, देखा देखी की वजह से, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से। बोलो क्लियर हुआ? सो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि जब पूरी कंट्री में जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। और यहां पे एक चीज ध्यान देने जैसी है कि यहां पे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है कि भाई एक एरिया से स्प्रेड होते होते वो दूसरे एरिया तक पहुंच रहा है। यानी कि इन्फ्लेशन पहले पहुंचा कौन से एरिया में? डिमांड कमोडिटी जिसकी डिमांड ज्यादा थी, फिर उसके बाद वो पहुंचा किस एरिया में? जिस कमोडिटी की डिमांड कम थी। तो इस वजह से पूरे मार्केट में क्या होता है? इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। बोलो क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम में जब भी आप लोग लिखो ना तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर याद करना, ठीक है? और याद रखना कि यहां पे वेजेस का भाव क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है? यहां पे क्यों वेजेस बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से ये इंडस्ट्री अपने वेजेस बढ़ा रहे हैं, दैट्स व्हाई इस इंडस्ट्री को अपने वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई दोनों इंडस्ट्री के प्राइसेस बढ़ेंगे। उन इंडस्ट्री जिसका डिमांड ज्यादा है और उन इंडस्ट्री जिसकी डिमांड कम है, दोनों को अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे वेजेस की वजह से। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 5 अदर कॉजेज। ये तो बहुत इजी है, ठीक है? आप लोग ने शायद 12th में पढ़ा भी होगा। सबसे पहले बात करें तो देखो, वॉर की वजह से अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, यानी कि सीधी सी बात है, जब जंग होती है, इंडिया ने ना अभी तक 2 जंग लड़ी है, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। तो जब भी जंग होती है तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी लोग कौन से गुड्स बनाते हैं? ऐसे गुड्स जो वॉर के लिए यूज होते हैं। यानी कि पूरी कंट्री वो गुड्स बनाती है जिससे हम लोग जंग लड़ सके, ठीक है? दैट्स व्हाई क्या होगा, किसी का भी ध्यान कंज्यूमर गुड्स पे नहीं है, वो गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग रोज के रोज लेते हैं, सो दैट्स व्हाई उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता नहीं है। और दैट्स व्हाई उन गुड्स की मार्केट में क्या हो जाती है? शॉर्टेज हो जाती है। और इस तरह के इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे? वॉर इंड्यूस इन्फ्लेशन कहेंगे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स मार्केट में है ही नहीं। और जब मार्केट में ऐसे गुड्स है ही नहीं, और सीधी सी बात है, जब जंग होती है ना, तब लोग क्या करते हैं पता है? गुड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। और आपको पता ही है, जब भी कोई भी चीज की शॉर्टेज हो तो उसके भाव क्या होंगे? बढ़ेंगे। दैट्स व्हाई इसको क्या कहेंगे? वॉर इंड्यूस इन्फ्लेशन कहेंगे। आगे बात करें नंबर 2, अगर बैंक ज्यादा क्रेडिट देती है, क्रेडिट का मतलब यहां पे लोन देने की बात की गई है। अगर मार्केट में लोगों को ज्यादा लोन दी जाए, अब जब लोन ज्यादा देंगे तो लोग क्या करेंगे? वो पैसों को घर में बचा के तो नहीं रखेंगे, वो लोग उस पैसों से क्या करेंगे? मार्केट में पैसों का सप्लाई बढ़ाएंगे, ठीक है? मार्केट में वो पैसों को खरीदेंगे। मतलब हम सीधी सी बात कहेंगे कि जब मार्केट में बैंक ज्यादा लोन देती है तो ज्यादा लोन देने से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है, लोगों के पास पैसा आएगा, उस पैसे को लोग बचाएंगे नहीं, मार्केट में यूज करेंगे, खर्च करेंगे, डिमांड जनरेट करेंगे। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा। और जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो मार्केट में क्या क्रिएट होता है? इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। बहुत आसान था। थर्ड, ऐसा मार्केट जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेसिस पे चलता है, वहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, बहुत बार क्या करते हैं? अपना जो मार्जिन होता है प्रोडक्ट का, वो मार्जिन बढ़ा देते हैं। मतलब उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? वो ज्यादा प्रॉफिट की लालच में क्या करते हैं? अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, बेचने का भाव बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था और उस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का मेन रीजन क्या है? तो प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है। क्यों प्रॉफिट इंड्यूस? क्योंकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, इसलिए महंगाई जानबूझ के बढ़ रही है। बोलो क्लियर? दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर या हम कहेंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर या तो फिर नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, उस टाइम पे डिमांड बढ़ती है बट सप्लाई बढ़ता नहीं है प्रोपोर्शनली। सो दैट्स व्हाई उस वजह से प्राइस बढ़ती है हर कमोडिटी की। मतलब ना ऐसा समझ लो कि गवर्नमेंट का जो हर साल बजट निकलता है, उस बजट में से गवर्नमेंट डिफेंस के पीछे बहुत पैसा डाल रही है, बाकी सारे सेक्टर पे ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में सेम सिचुएशन हुई है। वहां पे जो गवर्नमेंट का बजट आता है उसमें ज्यादातर
आर्मी मिलिट्री उसके पीछे ही चला जाता है। दैट्स व्हाई क्या होता है कि वो गवर्नमेंट लोगों के पीछे ध्यान नहीं दे पाती। लोगों के पीछे ध्यान नहीं देगी तो सीधी सी बात है, कोई भी चीजों की डिमांड तो बढ़ेगी बट सामने गवर्नमेंट उसका सप्लाई नहीं बढ़ाएगी तो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान में आटा है, रोटी है, इन सब की तेल है, इन सब का भाव बहुत ज्यादा है, बहुत महंगे हो गए ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि इस तरह का इन्फ्लेशन हुआ है जहां पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान किसके पीछे दे रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर और डिफेंस एक्सपेंडिचर के पीछे। बोलो क्लियर हो गया आपको? फिफ्थ पॉइंट पढ़े तो बहुत सी बार इंटरनेशनल इवेंट की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। कैसे? तो इन्फ्लेशन बॉर्न होता है इंटरनेशनल इवेंट की वजह से। जैसे एक एग्जांपल देता हूं इंटरनेशनल इवेंट का। आपको पता है ओपीईसी करके क्या है? ओपीईसी यानी होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। कौन से ईयर में हुआ था? 1973 में। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं तो ध्यान से सुनना। पता है आपको, जितनी भी अरब कंट्रीज है जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है वो सब लोग एक हो गए और उन्होंने क्या किया, ओपीईसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। उनको पता है कि कुछ ही कंट्रीज है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कौन से ईयर में? 1973 में। अब ये एस्टेब्लिश तो किया, अब क्या होगा पता है, पहले ना सब लोग अलग अलग भाव लेते थे, कोई कम लेता था, कोई ज्यादा लेता था। अब सब मिल गए और सब मिलकर ना एक प्राइस डिसाइड करता है कि इस प्राइस पे, अगर मान लो वो चाहेंगे कि हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो लोग सब मिलके ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल महंगा होगा। और आपको पता ही है कि हमारे पास कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है और ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए? पेट्रोल। और पेट्रोल बनता किससे? क्रूड ऑयल से। तो अल्टीमेटली हमको महंगाई देखने मिलेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा और हमारे तक पहुंचते पहुंचते चीजें महंगी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि ओपीईसी एस्टेब्लिश होने से भी इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है, क्योंकि वो लोग जब चाहे तब अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं उनके मन मर्जी के हिसाब से, बिकॉज उन सबका क्या है, यूनियन है, ठीक है। तो सिक्स पॉइंट की बात करें तो जो मेन कॉज है इन्फ्लेशन का वो है ह्यूज रेट सप्लाई ऑफ मनी। वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जब कंट्री में जो सप्लाई ऑफ मनी वो है ज्यादा और सामने प्रोडक्शन का रेट कम, पैसा ज्यादा, प्रोडक्शन कम, डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन कम, तो उस टाइम पे क्या होगा? इन्फ्लेशन जनरेट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे तरह के कॉजेस कर लिए हैं आपकी बुक के। आप लोग सिर्फ इतना भी लिखोगे ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और मैंने पूरा बेस्ट कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।